छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की। कृषि कानूनों को लेकर एक तरफ विपक्ष केंद्र पर हमलावर है तो बीजेपी इसके समर्थन में लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही किसान आंदोलन को काउंटर करने के लिए भी बीजेपी नेता धरना दे रहे हैं। रायपुर में बीजेपी नेताओं ने धरना देकर किसान आंदोलन का काउंटर किया। धरना स्थल पर बीजेपी नेताओं ने बड़ी टीवी स्क्रीन लगाकर पीएम मोदी की किसानों से बातचीत का प्रसारण देखा। बाद में बीजेपी नेताओं ने छत्तीसगढ़ के सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में किसान खुदकुशी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के और किसानों के हित के संरक्षण के लिए विधानसभा में जिन मुद्दों को उठाया था, आज हम लोग किसान के लिए घोषणा पत्र में इन लोगों ने जो बातें डाली थी, उस मांगों को लेकर आज हम लोग बैठे हैं सभी विधायक। और मूल मुद्दा है कि 2 साल का उनका बोनस की राशि किसानों को मिलनी चाहिए। किसानों के रजिस्ट्रेशन में जिस प्रकार दिक्कत हुई और जिस प्रकार नाम काटे गए, और आज किसानों की हालत ये है कि किसान धान खरीदी के दौरान और उनके नाम काटे जाने की वजह से, रकबा काटे जाने की वजह से आत्महत्या को मजबूर हो रहा है किसान। उनको जो दिल्ली के किसान है उसका समर्थन करना चाहिए। दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके समर्थन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। उसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिल रहा है। 94% किसानों के धान की उपज हम खरीद रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मूल्य में पूरे देश में खरीदी हो, इसके लिए मांग रखनी चाहिए प्रधानमंत्री। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग के खुड़मुड़ा हत्याकांड में अनाथ हुए 4 बच्चों के नाम 1-1 लाख रुपए की एफडी करवाए जाने का ऐलान किया है। साथ ही बच्चों का खर्च उठाने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनका विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए वो खुद ही खर्चा उठा रहे हैं। सीएम ने मृतक के भाई को बच्चों के भरण पोषण के लिए 1 लाख रुपए दिए। सीएम ने आशंका जताई है कि हत्याकांड में किसी परिचित का हाथ हो सकता है, लेकिन जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक जांच जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने करीब 1 घंटे तक पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सीएम ने इस पूरी वारदात में बिल्डर के एंगल को खारिज कर दिया और ये भी कहा है कि कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से खोज का विषय है कि ऐसे कौन सा व्यक्ति है जो घर में आके उसी साथ रह के भोजन करके उसकी हत्या करे। पुलिस पूरी तत्परता के साथ छानबीन कर रही है और मैं समझता हूं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हत्यारे पकड़ में आए और उस अपराधी को सज़ा मिले। दूसरी तरफ बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। सभी बच्चों के नाम से 1-1 लाख रुपए दे के एफडी हम उसके नाम से कराएंगे और साथ ही एक भाई उन 4 बच्चों के देखभाल के लिए रख रहा है तो उसके 1 लाख रुपया अलग से, मतलब कुल मिलाकर 5 लाख रुपया इस परिवार को दिया जाएगा। इन दिनों छत्तीसगढ़ में सियासत राम धुन में मग्न है। कांग्रेस राम वन गमन पथ से राम भक्ति साबित करने में लगी है तो वहीं बीजेपी भी भगवान राम को लेकर गांव-गांव में संदेश दे रही है। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे लोगों को रामचरितमानस की चौपाई और दोहे सुना रहे हैं। आदिवासियों को दोहे सुनाकर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में योगदान देने की अपील कर रहे हैं। आप सब मिलकर के, चाहे किसान, जवान, जितने भी यहाँ के नागरिकगण हैं, आप पूरा विश्वास करें इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री बना है जिसके बनने के बाद लंबा समय बाद भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में आने वाले कम समय में बिल्कुल भव्य मंदिर बनकर निर्माण होगा। आप और सब जितने हैं सब दर्शन के लिए जाएंगे, वही आमंत्रित करने के लिए आज दीपावली की बात कर रहे हैं। यहाँ जन जन के मन में राम है। यहाँ पूछो भैया क्या नाम है, बुधराम, जगराम, राम भज, रामावतार। वहाँ आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में पूछो तो कहेंगे रामलू, रामैया, रामप्पा। बिना राम के भारत अधूरा है। भारत की आत्मा है भगवान राम। और सैकड़ों साल के बाद समस्या का समाधान हुआ है और इसके लिए पूरी जनता में खुशी व्याप्त है। भगवान राम लला के कब भव्य मंदिर का निर्माण हो और दर्शन के लिए जाएं।
इधर ब्रिटेन में नए कोरोना स्ट्रेन के बाद देश भर सहित छत्तीसगढ़ में भी चिंताएं बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ में 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच प्रदेश के करीब 100 से ज्यादा लोग यूके से यात्रा करके लौटे हैं। इसमें राजधानी रायपुर के अलावा दुर्ग, भिलाई, जांजगीर चांपा, कोरबा, गुंडरदेही जैसे इलाकों के लोग हैं। ये सभी दिल्ली के जरिए राजधानी और अन्य शहरों तक पहुंचे हैं। हेल्थ विभाग अब जिला पुलिस और स्थानीय प्रशासन के जरिए इन सभी के एक्टिव सर्विलांस के जरिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्ट करवाने जा रहा है। इनमें से जो लोग RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आएंगे उनमें ये पता लगाना जरूरी है कि वे साधारण कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या फिर ब्रिटेन में फैल रहे घातक स्ट्रेन 2 वायरस से। लेकिन प्रदेश में इसका पता लगाने के इंतजाम नहीं है, जिसके चलते लोगों के सैंपल वायरोलॉजी लैब पुणे भेजे जाएंगे। ब्रिटेन से आने वालों की जो लिस्ट अब तक मिल पाई है उसके मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों में से 44 से ज्यादा लोग राजधानी रायपुर में आए। सुबह 34 लोगों की जानकारी आई थी। अभी 91 लोगों की जानकारी आई है जो छत्तीसगढ़ में बाहर से आए हैं। ये संक्रमित उस वायरस से हैं ऐसा नहीं, पर 94 लोगों की फिलहाल जानकारी आई है, जिसमें 40 रायपुर के और 34 दुर्ग के। 40 और 34 ये 74 हो गया। बाकी 17 अन्य 8 जिलों के लोग पाए गए हैं जो अभी यूके से बाहर से आए हैं। तो 21 तारीख के पहला दूसरा सप्ताह और फिर उसके बाद तीसरा चौथा सप्ताह, ये 2 भाग में बांट के इनकी जांच पड़ताल होगी। इनको पहले होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाएगी, क्वारंटीन में, होम क्वारंटीन में। अगर पॉजिटिव जाते हैं तो पृथक से आइसोलेशन वार्ड इनके लिए रहेगा और जो इनके संपर्क में आए हैं उनकी भी जांच होगी। केंद्र सरकार के माध्यम से जितने एयरपोर्ट्स हैं जहां से बाहर के लोग आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वहीं पर की जाके और फिर राज्यों को उसकी आगे जानकारी मिलेगी। कोरिया के चिरमिरी में बंद पड़ी कोयले की खदान में दबने से एक महिला की मौत हो गई। महिला का नाम यास्मीन बताया जा रहा है, जो बड़ा बाजार इलाके की रहने वाली थी और कुरासिया में लगभग 12 साल से बंद कोयले की खदान से कोयला निकालने गई थी। इस दौरान उसके साथ 2 और लोग थे। तभी कोयला निकालते वक्त मिट्टी में दबने से महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने JCB की मदद से महिला का शव बाहर निकाला। जो जिस तरह से बाकी जानकारी मिली कि 12-15 साल से बंद है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो गरीब मजदूर लोग हैं वो यहाँ कुछ कोयला, जो डस्ट कोयले हैं, उनको निकालते हैं। तो आज एक यास्मीन नाम की महिला जो है इसमें कोयला निकालते समय दब गई है, जिसकी डेड बॉडी को JCB के माध्यम से निकाला जा चुका है, डेथ हो गई है। उसको पंचनामा कार्रवाई किए जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसकी अभी जांच की जा रही है। खबर बीजापुर से, जहां सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ और मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के घायल होने की खबर मिली। सुरक्षा बलों को घटनास्थल से खून के निशान भी मिले। मौके से हथियार सहित नक्सली सामान भी मिला। SP कमलोचन कश्यप ने इसकी पुष्टि की। पामेड़ थाना इलाके के कुमटपल्ली के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी कड़ी में दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान नक्सली ब्लास्ट कर भाग गए। ब्लास्ट में एक जवान घायल हो गया, तो वहीं मौके से पुलिस ने जिन मिलिशिया महिला कमांडर को गिरफ्तार कर लिया है। दंतेवाड़ा SP अभिषेक पल्लव ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बता दें, 3 दिनों में अलग अलग जगह पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। विलायगढ़ के ग्रामीणों ने गांव में अवैध शराब बेचने को लेकर पुलिस से शिकायत की है। मामला ग्राम पंचायत मिर्चीद का है, जहां ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने शिकायत करते हुए बताया कि गांव का युवक संतोष चौहान अवैध शराब बेचने का काम करता है और मना करने पर आरोपी ग्रामीणों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवा देता है। साथ ही आरोपी शिकायत वापस लेने के नाम पर मोटी रकम भी मांगता है और रुपए नहीं देने पर ग्रामीणों को जेल भेजने की धमकी देता है। वहीं मामले में पुलिस जांच की बात कर रही है। करना चाहता हूँ जो संतोष चौहान जो है मतलब जिला जो है फंसा देते, मतलब झूठा केस में जो है अंदर करा दिए।
अभी वही मतलब ये माहौल लेके जो है गांव वाला है अपन जो है सब जो है आए हैं मुझे होके कि जमीन ला जैसे नहीं थे हड़प ले थे और पैसा देव कथे नहीं देव ना ओला नहीं देवन कथन या घर में जाथन तो गलत साबित लिखा थे और शराबो बेच थे और गांव ओकर लिए त्रस्त है। सरपंच पंच और समस्त ग्रामवासी आए थे मिट्टी वाले और हमारे संतोष कुमार चौहान जो है गांव में थोड़ा सा मतलब शराब वगैरह और थोड़ा हुल्लड़बाजी करते रहते हैं। जमीन संबंधित में थोड़ा सा परेशानी थे गांव वाले को, इसीलिए थाना में आए थे और केस दर्ज किए गए। गांव के ही संतोष चौहान के खिलाफ में गांव को धमकी देने और उसके जमीन वगैरह के संबंध में लिखित शिकायत की हैं, जिस पर उनके आवेदन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ओडिशा का चोर छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में शातिर चोर लोकेश श्रीवास्तव आया है, जिसने ओडिशा में ज्वेलरी शॉप से 1 करोड़ की चोरी की थी और उसके बाद फरार हो गया था। पुलिस ने फिलहाल 12 लाख नगद यानी कैश बरामद किया है और 170 ग्राम गोल्ड सोना भी बरामद किया है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इधर रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में 12 साल के बच्चे के अपहरण का 12 घंटे में ही पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। घटना ररुमा चौकी इलाके की है, जहां इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से मोबाइल, चाकू, एक बाइक भी जब्त की है। आरोपियों ने बच्चे को किडनैप कर उसके पिता संजू से 5 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस के मुताबिक वारदात का मास्टरमाइंड विकास है, जो लॉकडाउन में काम छूटने से कमाने का रास्ता ढूंढ रहा था और इसी दौरान उसे पता चला कि संजू ने जमीन बेची है जिससे उसके पास काफी पैसा है। रुपए के लालच में विकास ने संजू के बेटे का अपहरण कर लिया। वर्षीय एक बालक है, उसको कुछ किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था। उसके लिए जब टीमें लगाई गई तो हम लोगों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक विकास तिर्की, विकास अरुण और रामेश्वर माझी, 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं। तीनों जो हैं इनमें मास्टरमाइंड विकास था और मर्डर मोटिव, इसमें जो किडनैपिंग का मोटिव लग रहा है उसमें ये था कि ये लोग लॉकडाउन के दौरान कुछ इनका रोजगार चला गया था, तो उसमें मास्टरमाइंड ने पैसे कमाने के लिए ये प्लान रचा था। सरगुजा के उदयपुर में एक दिव्यांग दंपति को प्रशासन से मदद की दरकार है। दरअसल रविंद्र राम करीब 50% तक दिव्यांग हो चुके हैं। उनसे हाथ से चलाने वाली ट्राईसाइकिल चलाते नहीं बन रही, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है। इस संबंध में वो अधिकारियों से भी मिल चुका है, लेकिन अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल के लिए कम से कम 80% दिव्यांग होना ज़रूरी बताया है। उधर उसकी पत्नी भी दिव्यांग है, उसको भी योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा। पेट भरने में भी इस दंपति को काफी दिक्कत आ रही है। और मैं चलने फिरने में बहुत तकलीफ लगता है मेरे को, और बाल बच्चे भी पालना पोसना बहुत दिक्कत है। विकलांग % में कम है, इसे बोल देते हैं। और मैं तो एकदम अपंग हूँ, एकदम विकलांग हूँ। अब 80-90% विकलांग हूँ मैं, लेकिन मेरे को बोलते हैं कि 50% विकलांग हो के नहीं देते हैं हम लोग को। मोर घरदान भी विकलांग है, ओकरो पेंशन नहीं दे आते हैं। कई साल हो गए, 5-6 सरपंच भी हो चुका थे, तब भी नहीं दिवाते हैं। ओला रहेंगे जाए फिर में होती तो कहीं में काम बूता में परेशानी है। एक ठे पैर विकलांग है, उसको नहीं मिलेगा, बोल देते हैं कि 2002 में सूची में नाम नहीं है, तुम्हारा नहीं मिलेगा, इसे बोल देते हैं। इधर बिलासपुर में 13 साल बाद भी सीवरेज प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर संशय बना हुआ है और यही वजह है कि नगर निगम का यह मसला जब विधानसभा में उठा तो एक बार फिर इस पर सियासत गर्मा गई। इसमें लेट लतीफी और गड़बड़ियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सदन में उठा बिलासपुर का मसला, सीवरेज पर सियासत आग बबूला। फिर चर्चा में 13 साल पुरानी योजना। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जब बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने सीवरेज प्रोजेक्ट पर सवाल पूछे तो इसको लेकर शहर में फिर सियासत गर्मा गई है। विधायक शैलेश पांडे ने सवाल पूछा था कि इस प्रोजेक्ट में कितने किलोमीटर पाइपलाइन डाली गई है, कितने किलोमीटर का हाइड्रोलिक टेस्ट हो चुका है,
कितने घरों से पाइपलाइन को जोड़ा गया है। अब सदन में सवाल उठा तो नगर निगम की सियासत भी गर्मा गई है। और जब 232 किलोमीटर का काम हम करा दिए और ये 2 वर्षों में, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उनके निर्देश पर नगरीय निकाय मंत्री जी के साथ कमिश्नर और मैं स्वयं और विधायकों की बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि हम 3 माह के अंदर इस काम को पूर्ण कर लेंगे। ये बात समझ से परे है कि ये लोग उस काम को पूर्ण करने के बजाय स्थानीय विधायक का ये कहना कि इस परियोजना को बंद कर देना चाहिए, ये अत्यंत ही हास्यास्पद है। जो स्थिति शुरू में सीवरेज का था, सीवरेज को आज से 5 साल पहले समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसके लिए सदन में सवाल उठ रहे हैं और उस कार्य को अतिशीघ्र करने की आवश्यकता है, जिसमें हमारा सरकार सतत प्रयास कर रहा है कि जल्दी से जल्दी सो कार्य पूरा हो जाए और सीवरेज का काम शुरू हो जाए। भले ही इस पर शहर की सियासत गर्मा गई हो, लेकिन विधायक के सवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने जवाब भी दिया कि पिछले 2 साल में सिर्फ 1 किलोमीटर पाइपलाइन का हाइड्रोलिक टेस्ट नहीं किया गया है, जबकि शहर में 232 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। वैसे घरों में सीवरेज कनेक्शन को लेकर विधायक पांडे ने फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 4,407 लोगों के घरों के कनेक्शन जोड़ने की बात गलत है। इधर निगम प्रशासन कोरोना की वजह से काम के प्रभावित होने की बात कह रहा है, हालांकि वो काम जल्द पूरा करने का दावा भी कर रहा है। नहीं, सीवरेज के काम में लागत नहीं बढ़ी है। जो पुराने काम थे उन्हीं को जल्द से जल्द करने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि कोरोना काल के कारण इसमें जो काम करने वाले हैं वो बाहर के बंगाल के मजदूर हैं, वो चले गए थे, इसलिए काम कुछ दिनों से रुका हुआ था। अभी वो मजदूर वापस आ गए हैं और काम स्टार्ट कर लिया गया है और इसको कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग पूरा कर सकें। बहरहाल विधायक शैलेश पांडे के सदन में उठाए सवाल पर सियासत गर्म है। वहीं इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आखिर कांग्रेस विधायक ही मंत्री पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। क्या सत्ता और संगठन के बीच सब ठीक है? वैसे 13 साल पहले प्रोजेक्ट 310 करोड़ के टेंडर के साथ शुरू हुआ, लेकिन अब इसकी लागत 430 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जो कि एक गंभीर बात है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। इधर रायगढ़ में लोग बस स्टैंड की समस्या को लेकर परेशान हैं। निगम द्वारा बस स्टैंड बनना तो प्रस्तावित है, लेकिन जगह तय नहीं हो पा रही। रायगढ़ में काफी पहले बना बस स्टैंड अब जर्जर हालत में है। बढ़ते ट्रैफिक के चलते यहां बस स्टैंड को दूसरी जगह में ले जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, जिसे लेकर भाजपा निगम में बैठी कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। हर काम में लेट लतीफी कर रहा नगर निगम ये तय नहीं कर पा रहा है कि बस स्टैंड रामपुर में बनाया जाएगा या फिर आशीर्वादपुरम में बनाया जाएगा। वहीं नगर निगम की महापौर का यह कहना है कि बस स्टैंड के लिए रामपुर में जगह देखी गई है। कलेक्टर से भी जमीन आवंटन के लिए बात हो गई है। जल्द ही आवंटन प्रक्रिया पूरी कर बस स्टैंड का काम चालू किया जाएगा। तय नहीं कर पा रहा है कि वो रामपुर में बस स्टैंड बनाएगा या आशीर्वादपुरम में। इनका कोई भी काम अभी तक क्लियर हो ही नहीं पाता है, तो शुरुआत कब होगी और मांग कब पूरी होगी। बहुत लंबे समय से मांग चल रही है और आवश्यक भी है रायगढ़ की दृष्टि से, और इनका तो हर काम बहुत ही पेंडिंग और देरी से हो रहा है। तो ये भी मेरे ख्याल से अभी बहुत लंबा समय देखना पड़ेगा एक बस स्टैंड के लिए। नगर निगम जगह देख रखी है वार्ड नंबर 6 में और रामपुर स्थित है, और वहाँ कलेक्टर सर ने हामी भर दी है कि यहाँ बनाया जा सकता है, और वहाँ के पार्षद ने भी मांग किया है। और कल कलेक्ट्रेट जाकर वहाँ से हम लोगों ने सहमति लेने के लिए आवेदन किए थे, उसमें सहमति मिल गया है और वहाँ पार्षद ने खुद बनाने का सहमति दिया है और इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। कोरिया के भरतपुर विकास खंड के उचेहरा में सैकड़ों साल पुरानी खंडित मूर्तियां मिली है। नंदलाल बैगा नाम का ग्रामीण घर बनाने के लिए जब खुदाई कर रहा था तब उसे पत्थर की ये मूर्तियां मिली। वहीं जब गहरी खुदाई की गई तो भगवान बुद्ध की मूर्ति के अवशेष मिले, जिसके बाद खुदाई कर रहे नंदलाल बैगा ने खंडित मूर्तियों के टुकड़ों को वहीं पर स्थापित कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर गांव के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। लोगों का मानना है कि किसी काल में यहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहा करते होंगे। हालांकि पुरातत्व विभाग की जांच के बाद ही इसका पता चल सकेगा। घर बनाने के लिए मिट्टी खोदता था वहाँ पर। वो खोदते खोदते एक कुछ मूर्तियाँ निकल आए
और कुछ मूर्तियाँ बहुत कुछ हैं वहाँ पे, वहाँ मट्टी खोदना बंद कर दिया गया। और कुछ दूसरी जगह से मिट्टी लान कर नंदलाल बैगा घर बनाता था वहाँ पे, तो वहाँ निकला था वो मूर्तियाँ। वहाँ से फिर दूसरे जगह से लान की मूर्तियाँ बना लिया गया, स्थापित कर दिया गया वहाँ पे। और वहाँ पे मूर्तियाँ तो हैं। भिलाई में शहीद पार्क का 90% काम पूरा हो चुका है। जल्द ही इसका उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल करेंगे। इस पार्क की खास बात यह भी है कि देश में यहां शहीद भगत सिंह की सबसे ऊंची करीब 25 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी। इस पार्क की तैयारियों का जायजा लिया हमारी संवाददाता अनुभूति ठाकुर ने। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही बाकी निशा होगा। जी हाँ, आज ये पंक्तियाँ इसलिए दोहरा रही हूँ मैं क्योंकि इस वक्त मैं खड़ी हूँ शहीद पार्क में, जिसका निर्माण सेक्टर 5 में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वीर जवानों की मूर्तियाँ जो है उन्हें स्थापित किया गया है, किस तरह से उनकी आकृति दीवारों पर उकेरी गई है। जितने भी बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, जितने भी सेना है, उन सभी को यहाँ पर सम्मान देने की कोशिश की गई है। सभी का मोनो लगाया गया है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि वर्ष 2000 में जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, तब से अब तक जितने भी लोग शहीद हुए हैं, जितने भी जवान शहीद हुए हैं छत्तीसगढ़ में, सभी का नाम यहाँ पर जो है वो अंकित किया गया है। वॉल ऑफ ऑनर, एक तरह से इसे नाम दिया गया है। वॉल ऑफ ऑनर यहाँ पर स्थापित किया गया है। काफ़ी सम्मान की बात है, ये हम सभी के लिए काफ़ी गर्व की बात है। इतना ही नहीं, यहाँ पर शहीद भगत सिंह की 25 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो भी स्थापित की जानी है, जो कि मेटल की होगी। और माना ये जा रहा है कि ये देश की सबसे ऊंची जो है मेटल की प्रतिमा होगी। इसके अलावा यहाँ पर 100 फीट ऊंचा जो है वो झंडा भी स्थापित किया जाएगा। कुल मिलाकर जिस तरह से यहाँ पर यह पार्क का निर्माण हो रहा है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। इस तरह का जो पार्क है ये अपनी तरह का पहला पार्क होगा पूरे छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर इस तरह से देशभक्ति की तस्वीर नजर आएगी। बंसल न्यूज़ के लिए भिलाई से अनुभूति भाकरे ठाकुर। गोवा में मिस इंडिया ग्लोबल 2020 में बिलासपुर की प्रतिभा चौहान ने नाम रोशन किया है। उन्होंने टैलेंटिका मिस इंडिया कंपटीशन में मिस फिट और मिस टैलेंट का अवार्ड अपने नाम किया। प्रतिभा चौहान ने अपने फिटनेस करियर की शुरुआत बिलासपुर के अली जिम से की। यहीं से उन्हें मॉडलिंग का मार्गदर्शन मिला। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई बिलासपुर के होली क्रॉस स्कूल में हुई। अभी प्रतिभा सीवी रमन यूनिवर्सिटी से बीई कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हैं। प्रतिभा के पिता पुलिस विभाग में पदस्थ हैं। जो कंपटीशन था बहुत ही हमारे लिए टफ था, बिकॉज सारी स्टेट की लड़कियां बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिया सभी ने, और बहुत ही अच्छी लड़कियां, बहुत ही प्यारी मॉडल्स थी। उनके साथ रह के काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैंने मिस इंडिया ग्लोबल बेस्ट फिजिक एंड मिस इंडिया ग्लोबल टैलेंटेड का टाइटल मैंने विन किया है। और नेक्स्ट मैं तैयारी करने वाली हूँ 2021 मिस इंडिया एफबीबी मिस इंडिया फेमिना। खबर कांकेर से, जहां रिहायशी इलाकों में भालू के पहुंचने का सिलसिला नहीं थम हो रहा है। यहां लगातार भोजन की तलाश में, खाने पीने की तलाश में भालू शाम होते ही रिहायशी इलाकों में दाखिल होने लगते हैं। और भालू के विचरण क्षेत्र में वन विभाग ने हालांकि पार्क भी बनाया, लेकिन भालू को देखने के लिए लोग भी खतरा उठाते हैं। और दूसरी तरफ NH30 के ऑक्सीजन पार्क में जिस तरह रिहायशी इलाके में खासतौर पर भालू पहुँच रहे हैं, लोग उससे डर रहे हैं।